हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 3 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा जब की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सदिशों का संकलन, यानी कि किस तरीके से हम उनको जोड़ते हैं, उसकी ग्राफीय विधि और उसके कुछ नियम होते हैं, उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सदिशों की वास्तविक संख्या से आप गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। अब आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं में धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी आते हैं। तो खैर हम यहाँ पे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के रूप में इन संख्याओं को देखेंगे, जिसमें भिन्न भी आ जाएगी। तो सबसे पहले मान लिया एक सदिश ए है, उसको जब आप एक धनात्मक संख्या मान लिया लैम्डा उससे गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होना चाहिए आपको। जैसे हमने एक चीज देखी थी कि जब हम एक लैम्डा को, अदिश संख्या ही थी, जब हम इसे एक एकांक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या आता है, हम इससे किसी भी सदिश को प्रदर्शित कर सकते थे। जैसे हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ए का मॉड है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड है, और इससे तो आपके पास एक सदिश ही आता है, यानी कि आप उसको ए ऐसे लिख सकते थे। तो इसी तरीके से ये भी है, यानी कि जैसे सदिश ए को जब आप धनात्मक संख्या लैम्डा से गुणा करते हैं जैसे, तो आपको एक सदिश की ही प्राप्ति होती है, जैसे हमने एकांक वेक्टर के टर्म्स में भी देखा था। तो जैसे आपके पास यहाँ पे एक लैम्डा है, धनात्मक संख्या है, अदिश है, उसको आपने एक सदिश से ए से गुणा किया, तो आपके पास लैम्डा, क्योंकि वो अदिश है तो वो तो मॉड से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो अदिश संख्या है। और लैम्डा 0 से बड़ा होना चाहिए तभी ये स्थिति होल्ड करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैम्डा जब धनात्मक होगा तब उसे हम मॉड से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सदिश के परिमाण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सदिश से आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो खैर जब भी सदिश, किसी भी सदिश को अगर आप धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो सिर्फ वो उसके साथ गुणा में लिखा जाता है, और कुछ आप नहीं करते। आप उसको केवल उसके इस तरीके से लिखते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ए को दो से गुणा करने पर क्या होगा परिणामी सदिश का। जैसे ए आपके पास एक वेक्टर है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो जो ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसा कि यहाँ पर है कि ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 2 गुना बढ़ जाता है, यानी कि जो आपने उसकी मल्टीप्लाई की वो उसके मैग्नीट्यूड से हो गई। तो यानी कि ये ए की लंबाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो तीर का निशान होता है वो उसकी लंबाई को बताता है। तो ठीक इसका दुगुना वो हो जाएगा, यानी कि आपने 2 से जब मल्टीप्लाई किया, आप 3 से करते तो वो 3 गुना हो जाता। तो इससे उसके मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब जैसे आप ऋणात्मक संख्या माइनस लैम्डा से उस सदिश को गुणा करते, तो क्या होता है? इसका भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आपके पास जो परिणामी सदिश आएगा उसको हम लैम्डा इंटू माइनस ए कहेंगे, वो भी मॉड का। यानी कि आप इसको इसके साथ लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझिए, ये ए था, इसका माइनस ए क्या हो जाएगा, इसकी दिशा विपरीत कर दी जाती है तो वो उतना ही मिल जाता है हमें, और मैग्नीट्यूड में सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर जैसे मैंने इसे -1.5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये माइनस लैम्डा हो गया -1.5, तो बस वो उसका 1.5 उसमें वृद्धि कर देता है, और उसको ए को, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी ए की, ये वाले ए की, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। बस वो माइनस का मतलब ये होता है कि वो मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, जो माइनस का मतलब होता है जब आप उसे माइनस लैम्डा से गुणा करेंगे। और लैम्डा तो खैर जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, उसका मैग्नीट्यूड उतना बढ़ जाएगा। तो ये किसी भी सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होता है। अब इस तरीके से हम आगे सीखते हैं सदिशों का संकलन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफीय विधि, बहुत इंटरेस्टिंग विधि भी है ये। तो कुछ नियम होते हैं इसके भी, जिसके लिए सदिश इन नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहला है सदिश के योग का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। संकलन यानी कि आप ऐड कर रहे हैं दो वेक्टर्स को। तो कैसे सीखते हैं इसको, जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसे वैसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मान लिया कोई वेक्टर इस तरीके से होगा, आप इसमें कोई और वेक्टर इस तरीके से कोई ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। मैंने आपको पिछली, मतलब 2 वीडियो में ही ये बताया था कि ये किसी भी जो वेक्टर होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, एंडिंग पॉइंट ये होता है, यानी कि शीर्ष और पुच्छ। ये शीर्ष है और ये पुच्छ है, तो आप ये जो वेक्टर है इसके शीर्ष से आप इसके पुच्छ को मिला देते हैं इस तरीके से। और जो इसके बाद जो आपके पास इन दोनों का, जैसे ये ए है, ये बी है, इन दोनों का आपको जो परिणामी सदिश होगा वो कैसे मिलेगा। आप विपरीत, ऐसे नहीं कि आप इसी दिशा में इसको आगे ले जाएंगे, आप इसकी विपरीत दिशा में, यानी कि इसकी विपरीत दिशा में आप
इसको लेकर जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप तब आपको वो जो ये मिलेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। आर से प्रदर्शित करे या किसी भी चीज से प्रदर्शित करे। अब यहाँ पे सीखते हैं, जैसे ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये दूसरा वेक्टर है जो आप इसमें जोड़ रहे हैं बी। तो अब देखिए ये दोनों इस तरीके से लगाए गए कि अगर मान लिया ये ऐसे होता, एक ऐसे होता, तो आप इनको इस तरीके से व्यवस्थित करते कि ये त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती, ये तो ए और बी का परिणामी सदिश क्या आता, ए प्लस बी, यानी कि जो तीसरी भुजा होती वो विपरीत दिशा में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये ऐसे में है, ये ऐसे में है, जैसे ये बी है, तो ये आगे इसी दिशा में नहीं जाएगा, विपरीत दिशा में वो उन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। जैसे कि ये है, यानी कि विपरीत दिशा, ये ध्यान में रखना है। जैसे ये नीचे की तरफ है, फिर आगे जब आपने इसके इसके शीर्ष को इसके पुच्छ से जोड़ा, फिर इसका जो शीर्ष है वापस उसी तरफ से नहीं जाएगा कि ये इसके पुच्छ से ऐड जोड़ जोड़ दिया जाएगा, विपरीत दिशा में आप उसको देखेंगे। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे कि इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इस नियम को, कि यदि दो सदिश परिमाण परिमाण या और दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें, क्रम से दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं ए और बी, तो जो आपकी तीसरी भुजा होगी वो विपरीत दिशा में, यानी कि इस दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, ए प्लस बी को व्यक्त करेगी। और ए प्लस बी हमारे पास क्या है, इन दोनों का योग भी हो गया। इसी तरीके से इसको शीर्ष व पुच्छ विधि कहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पे इसका जो शीर्ष था ए का, उसको जोड़ा गया बी के पुच्छ से, और आगे की तरफ फिर वो विपरीत दिशा में जोड़ा गया, लेकिन इस वजह से इसको शीर्ष व पुच्छ विधि कहते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जो एंडिंग पॉइंट था उससे फिर दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ रहे हैं, इस वजह से। अब सीखते हैं सदिशों के योग के लिए ही समांतर चतुर्भुज का एक नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर, इसमें एक समांतर चतुर्भुज बनता है, जैसे पीछे क्या बना था, एक त्रिभुज का नियम बना था, मतलब त्रिभुज बना था, तो इसीलिए उसका नाम त्रिभुज का नियम पड़ गया सदिशों के योग का। जनरली हम उसी नियम का यूज करते हैं, लेकिन ये जो नियम है, इस नियम में अगर आप देखें, ये ए और बी मतलब दो सदिश हैं। इन दो सदिशों में अगर मुझे समांतर चतुर्भुज का नियम लगाकर इनका योग बताना होगा, तो हम क्या कैसे करेंगे कि हम ये एक समांतर चतुर्भुज की जो भुजा होगी, इससे मतलब इसके समांतर, बी के समांतर एक लाइन खींचे, और इस ए के समांतर भी एक लाइन खींच सकते हैं। इनकी डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से इनकी डायरेक्ट बस लाइन खींची हमने। तो इन दोनों के जो मतलब जहाँ पे इनका उभयनिष्ठ पॉइंट होगा इस ए और बी का, उससे खींचे जाने वाला जो ये विकर्ण होगा, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है और ये समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण है जो इनके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जा रहा है, तो ये इन दोनों के योग को बताएगा। और यही हमारे पास समांतर चतुर्भुज का नियम भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से त्रिभुज के नियम की तरह होता है। जैसे अगर आप ए को लिखें, तो बी इसके जस्ट यहाँ पे मैंने आपको कहा, तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो इस तरीके से ये ए प्लस बी, और ये विपरीत दिशा में है, तो ये आर, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर। यहाँ से हम त्रिभुज के नियम की भी पुष्टि कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, तो उस नियम को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे परिभाषित करेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम को, कि यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न आसन्न यानी कि जो एक दूसरे से एडजेसेंट है, सटी हुई है, उन भुजाओं को निरूपित करता है। जैसे ये ए और बी, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो इन दोनों को अगर वो सदिश परिमाण और दिशा में व्यक्त करे, तो जो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु था ये ओ, उससे गुजरने वाला जो विकर्ण था, यानी कि ये। अब हमने, आप सोचेंगे कि ये क्यों खींचा ये डॉटेड, वो इसलिए कि ताकि वो समांतर चतुर्भुज बन सके, दिखाने के लिए कि ये समांतर चतुर्भुज का नियम क्यों है फिर। और फिर हमने देखा कि ये इस तरीके से भी बन ही रहा है, जब हम इसको एक त्रिभुज के रूप में भी ले रहे हैं, यानी कि हम जब इस बी को यहाँ पे भी ले रहे हैं, तो भी ये त्रिभुज के नियम से सेम ही आ रहा है, तो तब ये परिणामी सदिश को बताएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे हम इस नियम का भी आगे यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है। अब इसी में हम ये गुण है कुछ जो समांतर मतलब जो त्रिभुजों को जब हम सदिशों को जोड़ते हैं, तो वहां पर ये नियम काम आते हैं, आपके क्रम विनिमय नियम। जैसे अभी अभी हमने देखा त्रिभुज में ए और बी को जोड़ के इस तरीके से ए प्लस बी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ए और बी का परिणामी सदिश हमें क्या मिला है, ए प्लस बी मिला है।
अब इसी तरीके से अगर आप अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मैं b प्लस ए करती, जैसे हमने किया a प्लस बी, तो ये a प्लस बी आया, अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था। तो अगर हम ऐसे करें b प्लस ए, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दें, तो ये वाला जो हमारे पास विकर्ण है ये b प्लस ए को भी बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन, अभी मैंने डायरेक्शन भी बना दी, तो ये a प्लस बी की डायरेक्शन तो इधर ही है, यानी कि यही आपका जो विकर्ण होगा ये b प्लस ए को भी दिखाएगा। इसका मतलब ये a प्लस बी को भी दिखा रहा है, ये b प्लस ए को भी दिखा रहा है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। एक ही लाइन पे दोनों के दोनों आपके पास मिल रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो a प्लस बी और b प्लस ए एक ही लाइन में है, इसका मतलब वो दोनों के दोनों बराबर हैं। तो b और a का जो परिणामी सदिश है वो क्या हो जाएगा आपका? b प्लस ए। ये हम यहाँ से इस डायग्राम से भी कह सकते हैं, जब मैंने यहाँ डायरेक्शन बनाई इस तरीके से, और b a प्लस बी की डायरेक्शन तो यही है, मतलब जो b प्लस ए आएगा आपका, तो वो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। इससे आप बोल सकते हैं कि वो आपके दोनों सेम है और ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है। अब आपके पास इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम आ गए, तो ये सदिश इसका नियम का पालन करते हैं। अब साहचर्य नियम को सीखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, ये पूरा डायग्राम थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, तो खैर अब हमारे पास इसको स्टेप वाइज सीखते हैं। ए और बी का परिणामी सदिश ये हम पढ़ भी चुके। ये ए है, ये बी है, इसका परिणामी सदिश ये होगा। सब चीज़ों को भूल जाइए, बस इस ए को देखें, अगर हम इस बी को देखें, और फिर ये ए प्लस बी का परिणामी सदिश हो गया, तो ये ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हम आगे अगर समझे, ये ए प्लस बी है, अब हम इसी को अगर सी के साथ ले जाएं, ये ए प्लस बी और ये सी, इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा? हम केवल त्रिभुज से ही सीख रहे हैं बस ये a प्लस बी की डायरेक्शन है, ये c की डायरेक्शन है, तो इनके लिए एक त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। देखिए हमने पहले a प्लस बी को जोड़ा तो उसे पहले लिखा, फिर c को जोड़ा तो उसे बाद में लिखा। अब इसी तरीके से, क्योंकि साहचर्य का नियम यही होता है कि अब आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि अब a में अब b प्लस सी को जोड़ रहे हैं, यानी कि पहले हमने a प्लस बी को साथ में जोड़ दिया, फिर c को उसमें जोड़ा, तो अब हम बाद में उसको जोड़ेंगे जो a था। अब आपने b प्लस सी का परिणामी सदिश देखा, b प्लस सी का परिणामी सदिश यानी कि b आपका ये है इस डायरेक्शन में, c ये है, तो b प्लस सी मतलब जो b और c का परिणामी सदिश है वो ये हो जाएगा, ये वाला। तो ये मिल गया हमें, क्योंकि एक त्रिभुज का नियम जो हमने पीछे सीख लिया। अब आगे हम इसी रूप में a के साथ देखें इसका, यानी b प्लस सी और a का, तो b प्लस सी हमारा ये हो गया और a किधर हो गया? अब देखिए मैं पहले b प्लस सी को ले लिया, अब a को कैसे लूँ? तो a से हम ऐसे ले सकते हैं कि a को मैंने पहले ले लिया, a को पहले ले लिया, फिर b प्लस सी को ले लिया, तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का परिणामी सदिश हो जाएगा a बी प्लस सी, मतलब जो एक ए में फिर जोड़ा हमने बी प्लस सी को। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हमने बी प्लस सी को थोड़ी जोड़ा पहले, लेकिन हमने बी प्लस सी को एक साथ कर लिया था और फिर उसमें ए को जोड़ा। अब जैसे हम यहाँ पे बी प्लस सी के बाद ए को पीछे कैसे ले जाते हैं, मतलब यहाँ बी प्लस सी पहले लेके ए हम वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए ए में ही जोड़ा, लेकिन बी प्लस सी को पहले जोड़ लिया था, ये था। तो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कि इसी लाइन में, ये जो लाइन है इसमें हमने पहले वाले में देख लिया था कि ये भी यहीं पर आ रहा है, और फिर हमने अभी देखा कि ये जो है ये भी यहीं पर आ रहा है, तो दोनों एक ही लाइन में एक इधर इधर लिखे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके पास? बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये तो कौन सा नियम होता है, हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि ये साहचर्य का नियम है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सदिश इस नियम का पालन करते हैं, एसोसिएटिव लॉ का। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये नियम का पालन करते कैसे करते हैं, ये हमने सीख लिया। अब सदिशों के योग का बहुभुज नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ये क्या होता है? देखिए ये यूज किया जाता है जब दो या दो से अधिक दो से मतलब ज्यादा सदिश होंगे, आपके दो सदिश थे तो a प्लस बी हमने त्रिभुज का नियम लगाया, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हमारे पास सदिश होंगे तो हम क्या करते हैं, उनको एक बहुभुज, यानी कि बहुभुज यानी कि आपके पास तीन से ज्यादा भुजाएं हो सकती हैं उसकी, तो बहुभुज आपके पास बन गया। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल जितने भी सदिश आपके पास होंगे उनको बहुभुज की भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जैसे ए था, बी था, सी था, डी था, तो आपने इनको एक बहुभुज बना दिया। अब ये बहुत ज्यादा क्लीन बहुभुज बना है, आप कैसे भी बना सकते हैं इसको, आप टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं,
पर अब बाद में वो भुजा बन ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिमेट्री लेकर आनी है, कैसे भी बनाइए आप। तो इस तरीके से जब आपने बनाया, तो जो लास्ट में भुजा होगी, वो आपकी परिणामी सदिश को बताएगी विपरीत दिशा में, क्योंकि हम हमेशा विपरीत दिशा ही लेते हैं। ये नियम आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम आगे इनका यूज़ करेंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे। तो इसको सीखते हैं कि ये कैसे बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारे पास ए है, ये बी है। ए और बी का परिणामी सदिश कैसा होगा? त्रिभुज से बनाएगा। तो देखिए ए की डायरेक्शन ये है, फिर बी। डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि ये इसका पुच्छ है, फिर यहाँ से इसका शीर्ष ये रहा, फिर ये अगले वाले का जो पुच्छ है वो जोड़ा गया है, फिर शीर्ष ये रहा। तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो कैसे आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा आपके पास इस ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसके बाद हमने ए प्लस बी और सी, हम यहाँ आर तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम एक एक करके चल रहे हैं त्रिभुज बनाते हुए। तो ए प्लस बी और सी का देखा, तो ए प्लस बी की डायरेक्शन देखिए ऐसे है, एरो को देखते रहिएगा। सी की डायरेक्शन ये है, तो डी की डायरेक्ट मतलब जो इनका परिणामी सदिश आएगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ से। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा इसका ये, और ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और फिर ये जो अकेला त्रिभुज बना, यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इससे हमारे पास आ जाएगा ये डायरेक्शन, यानी कि आर। तो अब अगर हम इसके एक्सप्रेशन को देखें, यानी ए प्लस बी प्लस सी डी, और ये यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा आर के। त्रिभुज का नियम लगाया बस, हर एक त्रिभुज में, चाहे इस त्रिभुज में चाहे इसमें इसमें, फिर हम आर तक पहुंच गए। तो हमें ये पता चला कि जब हम बहुभुज की सारी भुजाओं के रूप में उनको प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे पास लास्ट में हमें उसका परिणामी सदिश मिल जाता है, बहुभुज की लास्ट भुजा के रूप में। तो ये हमने देखा। फिर थोड़े गुण हैं, जैसे शून्य सदिश के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके गुण होते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि आप उसमें क्या जोड़ते हैं कि आपके पास ज़ीरो मिल जाता है। तो आप किसी में भी क्या जोड़ते हैं, जैसे सदिश के रूप में आप क्या जोड़ते हैं, उसका अपोज़िट वेक्टर जोड़ लेते हैं, यानी कि जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग, तो आपको शून्य सदिश मिल जाता है। इसी तरीके से हमने योगात्मक तत्समक भी मैथ्स में पढ़ा है। योगात्मक तत्समक यानी कि आप उसमें क्या जोड़ते हैं कि उसकी आइडेंटिटी वही रहती है, बदलती नहीं है। तो आप कहेंगे जैसे एक में क्या जोड़ा जाए कि एक ही आए, तो ज़ीरो जोड़ देते हैं। इसी तरीके से शून्य सदिश को अगर आप किसी भी सदिश में जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सदिश आपके पास आ जाता है। इस तरीके से जैसे कोई अदिश है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं शून्य सदिश की, तो आपको शून्य सदिश ही मिल जाता है, ज़ीरो, क्योंकि शून्य सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है। इसी तरीके से आप शून्य की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी सदिश से, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको शून्य सदिश। शून्य, हमने यहाँ पे शून्य सदिश की मल्टीप्लाई नहीं की थी सदिश से, किसी भी सदिश से, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, शून्य की थी, ज़ीरो की, और फिर आपको ज़ीरो वेक्टर मिल जाता है। तो ये इसके गुण थे। तो आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले सीखा सदिशों की आप वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो आपको एक सदिश की प्राप्ति होगी। जैसे हमने धनात्मक संख्या की गुणा की थी यहाँ पे, तो हमारे पास उसकी केवल मैग्नीट्यूड से वो मल्टीप्लाई हो गया था। जैसे हमने दो गुना करके देखा था, फिर हमने जब माइनस में करके देखा तो बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी मल्टीप्लाई हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड उतना बढ़ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है उसका जो पहले था। अगर मैं 1.5 का एग्जाम्पल लिया था हमने जो, फिर सदिश योग के कुछ नियमों का पालन करते हैं। जैसे हमने त्रिभुज का नियम देखा, त्रिभुज के नियम में हमने ये देख लिया कि ए प्लस बी की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, और ये इंपॉर्टेंट विधि आप याद रखेंगे इसे, कैसे हमने ए लिया, बी लिया और फिर ए प्लस बी। और याद रखिएगा इसमें भुजाएं कैसी भी आ सकती हैं, कैसी भी, मतलब किसी भी रूप में ऊपर नीचे हो सकती है, हमें बस उसको अरेंज करना होता है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, ऐसे आप प्रैक्टिस के लिए कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। फिर आप इनको कैसे जोड़ेंगे? आप ऐसा तो नहीं करेंगे इसको ऊपर की तरफ जोड़ के ऐसे ले जाए, ऐसे भी ले जा सकते हैं और फिर यहाँ रख सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे रख के कर सकते हैं, ऐसे वाला, यानी कि ऐसे और फिर ऐसे करके, और तब आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं इसको, तब ये उतना जल्दी सीख पाएंगे आप। फिर हमने सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा, और उसी में देखा कि त्रिभुज का नियम भी वेरीफाई हो जाता है। क्रम विनिमय का नियम समझा कि सदिश इसका पालन करते हैं। इसी में साहचर्य नियम को हमने देखा। तो ये सारे के सारे तो हमने मैथ्स में भी पढ़े होते हैं, बस हमने देखा कि किस तरीके से सदिश उनका पालन करते हैं। सदिशों के योग का बहुभुज का नियम बहुत अच्छा ये नियम था, बहुत आसान भी होता है अगर हम ध्यान से सीखें तो।
उसके बाद हमने शून्य सदिश ज़ीरो वेक्टर के कुछ गुणों को समझा, योगात्मक प्रतिलोम के रूप में, योगात्मक तत्समक के रूप में, और अगर आप इसको किसी सदिश से मतलब अगर अदिश से गुणा करें और फिर सदिश से भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो को, तो फिर आपको ज़ीरो वेक्टर मिल जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम सदिशों के व्यवकलन, जैसे हमने आज जोड़ना सीखा वैसे अगली वीडियो में हम घटाना सीखेंगे। ये भी आसान है। और फिर पर ये अच्छे से आना चाहिए पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर हम जो सीखेंगे व्यवकलन तो वो आसानी से सीख जाते हैं। दो सदिशों के बीच कोण क्या होता है और उदाहरण 3.1 को हम करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।